बहुत ही मिनिमम पढ़ेंगे ताकि बर्डन फील ना हो माइंड पे और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में कम से कम जो भी नॉर्मल होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको क्लियर करेंगे। और जब ये हो जाएगा उसके बाद किसी को कुछ पूछना हो तो वो आगे भी डिटेल में पढ़ सकता है। चलिए, सबसे पहला सेक्शन जो आता है इसमें सब्सटेंटिव पार्ट में इसका, वो बोलता है कि भाई शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। ये जो सीपीसी है, ये कब शुरू हुआ था और कब कहाँ तक इसकी पहुंच है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो नाम है शॉर्ट टाइटल, वो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक, सबको पता होगा 1908। और ये लागू कब से हुआ था, कोई बताएगा मुझे? एनफोर्स्ड ऑन जनवरी 1, 1909। इस चीज को याद रख लीजिए, एमसीक्यू बनता है इस पॉइंट पे भी कि एनफोर्स कब से हुआ था, कब से लागू हुआ था ये। तो 1 जनवरी 1909। और इसका पूरा नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अभी ये लागू कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 31 अगस्त 2019 में हुआ है, लास्ट ईयर हुआ है। तो उसमें क्या है कि ये द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट हट गया है, अब वहां पे भी लागू होगा। बस बचा क्या अक्टूबर है? हाँ जी। सर, थर्टी जी फर्स्ट मैम। अक्टूबर 31 31 अक्टूबर ओके ओके मैम, ठीक है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जम्मू और कश्मीर में भी लागू होगा, तो ये जो इसकी थर्ड लाइन है इसको आप हटा दीजिए। उसके बाद आएगा होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज जो है उनमें सीपीसी लागू नहीं होता हमारा। ठीक है, आदिवासी इलाके जो होते हैं हमारे। चलिए, अब आता है सेक्शन 2 जो आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीसी में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली सेक्शन के नंबर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। और नंबर पे पूछ लिया ठीक है, अगर थोड़ा सा और डीप पूछ लिया तो डेफिनेशंस के भी ऊपर पूछते हैं। तो इस चीज में जो जो इसमें मेरे पास नोट्स हैं, आपको एक एक वर्ड टू वर्ड इसको समझना है। और फिर अगर आपने ढंग से समझ लिया तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। और जिसमें भी सबसे पहला ही पॉइंट जो है वो है डिक्री। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? डिक्री क्या है? देखिए, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया होगा, जिसने सीपीसी पढ़ ली होगी उसने डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप की डिक्री होती हैं, कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, है ना? सबने पढ़ लिया होगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं। मैंने देखा, मैंने डिक्री को कौन डिफाइन कर रहा है तो जितने भी मैंने यूट्यूबर्स की डिक्री के ऊपर की वीडियोस मैंने देखी है, सबने क्या किया है, एक ही काम किया है सबने, कि पहले तो डिक्री की डेफिनेशन पढ़ दी जो लिखी हुई है, उसके बाद जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इन एलिमेंट्स का मतलब क्या है। भाई हो गई उनकी वीडियो कंप्लीट, अपलोड कर दी उन लोगों ने। लेकिन एग्जैक्टली डिक्री कोई मुझे बता पाएगा? आप लोगों ने अगर किसी ने पढ़ा हो तो कोई मुझे बता पाएगा अभी? कोई चाहता है कुछ बोलना डिक्री के बारे में? सुना सबने होगा, खूब बार सुना होगा डिक्री में, डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, सबने सुना है। लेकिन कोई मुझे एग्जैक्टली बता पाएगा एक लाइन में, दो लाइन में? सर डिक्री में भी जजमेंट के बाद जो उसका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास करती है उसको डिक्री कहते हैं, आई थिंक सर। हाँ जी सर, काफी हद तक सही है, लेकिन वो तो खाली एग्जीक्यूटिव डिग्री होगी। अगर जजमेंट ही कुछ कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए होगा तभी तो उसे करवाएंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ डिग्री होता क्या है? जितने भी मैंने वीडियोस देखी हैं, जितने भी लोगों से पूछा है, सब लोग डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। लेकिन कहीं पे भी आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कोई भी वीडियो देखे कि एग्जैक्टली डिग्री होता क्या है। चलिए, आज हम लोग समझते हैं इसको। ठीक, देखिए, डिक्री अगर मैं इसको पढ़ूं लैंग्वेज तो सीधी सीधी बोलता है डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ठीक, एक पार्ट हो गया डेफिनेशन का, लेकिन डेफिनेशन अभी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुई है। एंड इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लान एंड डिसीजन अंडर सेक्शन 144। रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है।
and does not include any other any order of dismissal of for default. यहाँ के कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट और बाद में इंक्लूड हुआ है, वो कहता है इट कैन बी आइदर प्रीमियरली और फाइनल और पार्टली प्रीमियरली और पार्टली फाइनल। चलिए डेफिनेशन हो गई हमारी। लेकिन ये बोलता क्या है, देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि एक डिक्री होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में वो डिक्री लिखी जाती है। और वो एक्सप्रेशन किसके बारे में होता है, एक एडजुडिकेशन के बारे में। एडजुडिकेशन मतलब होता है जुडिशियली डिटरमाइन करना किसी चीज को। मतलब कि एक जज ने कोई केस को सुना, हियर हुआ, उसको सुना, उसके बाद उस पर अपना जुडिशियली माइंड अप्लाई किया, उसके बाद वो किसी डिसीजन पे पहुंचा, उसके बाद उसने जजमेंट दिया और उसकी डिक्री बन गई। ठीक है, ये बात तो कह रहा है डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा इसको कि भाई डिक्री एक सर्टिफिकेट होता है। मैं ये लीगल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग इसको माइंड में इमेजिन करिए, मैं जो बोल रहा हूं टेक्निकल पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई लॉ से हटके समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। एक डिक्री ये समझ लीजिए कि एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है कि भाई जो जजमेंट आया है वो आपके फेवर में आया है, और इन पार्टीज के बीच में केस चला था, और उसका जो फाइनल कंक्लूजन आया, जजमेंट आया, वो ये आया है। तो वो जो जजमेंट आया है, तो आपको अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है, जैसे कि अभी टाटू सर कह रहे थे एग्जीक्यूशन वाली बात, तो अगर मान लीजिए आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो अब वो आप जजमेंट थोड़ी ना लेके जाएंगे कोर्ट में से, है ना। तो आप क्या करेंगे कि उस जजमेंट के लिए डिक्री के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, कि मुझे मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये जजमेंट मेरे फेवर में आया है, इसका सबूत। आपने कभी भी किसी जगह पार्टिसिपेट किया होगा, तो पार्टिसिपेशन के बाद में आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो वो आपका प्रूफ होता है कि भाई हाँ आपने पार्टिसिपेट किया था। और आपकी जो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला होगा, तो वो भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि आपने ये पार्टिसिपेट किया था, इस दिन पार्टिसिपेट किया था, और आपको ये प्राइज दिया गया था, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको। बिल्कुल सेम उसी तरीके से लॉ में हमारे प्रोसीजर में होता है कि जो जजमेंट आया है उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है बाद में इन द सेंस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी अलग अलग पैटर्न होते हैं उसके, वो भी समझाऊंगा मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन अभी आप समझिए, जिस तरीके से मान लीजिए कि आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, अभी आगे करेंगे आप लोग, कुछ लोग हैं अभी जो कर रहे हैं, फाइनल ईयर में। तो जब आप लॉ कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी उसकी, ठीक है, डिग्री मिलती है ना। तो अगर जैसे कहते हैं ना भाई उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, उसके पास एमबीए की डिग्री है, कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसके बाद एमबीए की मार्कशीट है, उसके बाद बीबीए की फाइनल ईयर की मार्कशीट है, कोई ऐसे तो बोलता नहीं। हर कोई बोलता है डिग्री है। डिग्री क्या है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने मार्कशीट में इतने मार्क्स पाकर और उसे पास कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से होता है, जब जजमेंट आ जाता है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है। और जैसे कि डिग्री होती है, जब फाइनल मार्कशीट आएगी उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद, जैसा भी आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहाँ प्रोसीजर है कि कितने टाइम बाद डिग्री मिलती है। जैसे कि मैंने अगर करा है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो मुझे 5 साल बाद मिलेगी डिग्री। मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट आने के भी 5 साल बाद डिग्री बनती है हमारे यहाँ। और अगर अर्जेंसी है तो आप स्पेशल जाके वहाँ पे अप्लाई कर दो, चालान वगैरह भर के आपको हाथ कैद मिल जाएगी, मतलब 2-3 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जजमेंट में होता है कि भाई जजमेंट हुआ तो उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि हाँ भाई जजमेंट हुआ था, केस चला था, इन पार्टीज के बीच में चला था, और जजमेंट ये आया है उसमें, और आपके फेवर में आया है, आप जजमेंट होल्डर हैं, है ना। और उसके बाद जब डिक्री बनवाएंगे उसकी, तो उसके बाद कहलाएंगे आप डिक्री होल्डर हैं। डिक्री होल्डर उसे कहते हैं जिसके फेवर में वो जजमेंट आया हो, या फिर जिसके फेवर में वो डिक्री हो। ये भी अभी सब क्लॉज में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। तो डिक्री आपको क्लियर हो गया वैसे लोकल लैंग्वेज में? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अब इसके बाद हम लोग टेक्निकल वर्ड्स पे जाएंगे जो डिक्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए, किसी को नहीं पूछना। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि ऑर्डर में और डिक्री में क्या फर्क है ना। हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, रीजन क्या है ये भी बताएंगे अभी। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कहते हैं कि जुडिशियली डिटर्मिनेशन किसी भी चीज का, जुडिशियली माइंड अप्लाई करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचा और जजमेंट दिया, उसे कहते हैं एडजुडिकेशन।
और उस एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिया गया, सपोज सर्टिफिकेट, इमेजिन कर लीजिए, उसे हम कहते हैं डिक्री। लेकिन वो बोलता है कि डिक्री जो होती है वो इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि डिक्री तब बनती है जब किसी का एडजुडिकेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है उसका, और उसमें किसी पार्टी के राइट्स के बारे में कंक्लूजन हो, एडजुडिकेशन हो, किसी पार्टी के राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, कि अगर कोई केस जीतता है, किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो जजमेंट आया कि भाई वो ए के फेवर में गई प्रॉपर्टी, मतलब ए और बी में फाइट थी, दोनों कह रहे थे, ए कह रहा था ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जो फाइनल जजमेंट आया उसकी डिक्री बनेगी। तो फाइनल जजमेंट में आया तो भाई एक वहां पे ए और बी के राइट्स को डिसाइड किया गया है ना, कैसे कि ए का राइट है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो ए के फेवर में आ गया, ए डिक्री होल्डर हो जाएगा, जजमेंट होल्डर हो जाएगा, और बी होगा जजमेंट डेप्टर। कैसे कि बी का राइट नहीं है उसमें, उस प्रॉपर्टी पे लीगली। ठीक है, तो डिक्री तभी बनेगी जब किसी पार्टीज के राइट्स को डिसाइड किया गया हो, एडजुडिकेट किया गया हो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्री। अब इसमें एक बात बोल रहा है कि इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लांट। अब कोई प्लांट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसको भी, इसलिए मालूम ये डेफिनेशन ही है, डेफिनेशंस को जो पॉइंट है उसके अंदर वो अलग तोड़ के इसमें लिख दिए हैं, स्प्लिट करके लिख दिए हैं उसको। तो रिजेक्शन ऑफ प्लांट को क्यों लिया है? जब प्लांट ही रिजेक्ट हो गया और आपका क्या कहते हैं केस को सुना ही नहीं गया, केस को जजमेंट ही नहीं आया, रिजेक्शन हो गया शुरू में प्लांट, तो उसको भी डिक्री क्यों बना रहे हैं उसकी? क्योंकि देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक रीजन हो गया कि भाई आपके जो कॉज ऑफ एक्शंस हैं, जो कॉज ऑफ एक्शंस के बेसिस पर आप केस फाइल कर रहे हैं, वो कॉज ऑफ एक्शन सफिशिएंट नहीं है केस को, आपके सूट को एंटरटेन करने के लिए। कोर्ट को ये लगता है कि आप बिना किसी अच्छे कारण से आप जो है आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक सीरियस वाला कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी आप सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो इसलिए अगर कॉज ऑफ एक्शन अच्छा नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग में उसको एडमिट नहीं करेगा, आपके सूट को फाइल नहीं करेगा अपने यहाँ कोई भी जज। वो उसके कॉज ऑफ एक्शन ही देखता है, जो भी सूट फाइल जब भी आप करते हैं, जब भी कोर्ट के सामने सबसे पहले जाता है, तो वो आपके सूट का प्लांट का कॉज ऑफ एक्शन ही देखता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप सूट फाइल कर रहे हैं। और उसके कॉज ऑफ एक्शन देखने के बाद फिर आपकी प्रेयर देखता है कि आपने क्या मांगा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्या प्रेयर कर रहे हैं, उसमें आप चाहते क्या है कोर्ट से, है ना? तो अगर कॉज ऑफ एक्शन अच्छे नहीं होंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब कि उसका एक राइट डिसाइड हो गया कि भाई इस ग्राउंड पर आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, इस कॉज ऑफ एक्शन पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते, या तो आप कॉज ऑफ एक्शन चेंज करके लाइए, फिर कोई सिंसियर सीरियस वाले कॉज ऑफ एक्शन लेकर आइए, तब हम एडमिट कर लेंगे आपका प्लांट, है ना? तो इसलिए इसमें अलग से भी बताया गया है, इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लांट एंड डिसीजन अंडर सेक्शन 144। 144 बात करता है रेस्टिट्यूशन के बारे में, कि अगर मान लीजिए जजमेंट हो गया, उसमें कुछ चेंज करवाना है, डिक्री बन गई, उसमें कुछ चेंज करवाना है। ठीक, अगर चेंज कराने के लिए मान लीजिए दूसरी पार्टी ने अप्लाई करा है जिसके अगेंस्ट में डिक्री बनी है कि भाई ये जो डिक्री बनी है इसको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करवा लीजिए तो हमको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, लेकिन बाद में जो 144 के अंदर उसने डाला था, उसका जो ऑर्डर आया या जजमेंट आया, जो कंक्लूजन निकला कि भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं है डिक्री में कुछ भी अमेंड करने की, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जो दूसरी वाली पार्टी थी जो हार गई थी, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है, उसका राइट अब खत्म हो गया कि अब वो डिक्री में कोई भी चेंज नहीं करा सकती, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि वो भी डिक्री माना जाएगा। लेकिन एक बात और बोल दी है इसने साथ में, एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अरुंधति मैम जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखिए उसने फिर ये भी कह रहा है कि लेकिन अगर कोई जो सूट है वो डिफॉल्ट में डिसमिस हो जाता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट की बात कर रहा है एक जगह, ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लांट की बात कर रहा है, ये तो इंक्लूड है, इसकी तो डिक्री बन जाएगी। लेकिन अगर डिसमिसल ऑफ फॉर डिफॉल्ट हो गया, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया अगर, तो वो डिक्री नहीं मानी जाती। क्यों? रिजेक्शन ऑफ प्लांट में और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट में क्या फर्क है?
देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लांट हो गया कि सूट जब आया था तभी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, सपोज कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं थे उसमें। लेकिन डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट वर्ड हमेशा लॉ के टर्म में हम तब यूज करते हैं जब पार्टी अपियर ना हो कोर्ट में, ठीक है ना। अरुंधति मैम, आपने तो करवाया होगा बहुत बार, एक्स पार्टी वगैरह करवाए हैं आपने, हाँ हाँ सर, पता है ना। तो डिसमिसल हाँ। इन डिफॉल्ट अगर कोई वकील आपके सामने बोले, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट कोई वकील आपके सामने ये वर्ड यूज करे तो समझ जाइए कि पार्टी की नॉन अपीयरेंस की वजह से वो सूट जो था, वो प्लांट जो था, वो खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। इसको हम बोलते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब ये होता क्या है, देखिए एक मान लीजिए प्लेंटिफ ने कोई प्लांट डाला, सूट फाइल किया कोर्ट में, लेकिन वो आ नहीं पाया, एक बार नहीं आया, चलिए कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात, लगा दीजिए अगली डेट, डाल दीजिए इसमें, नेक्स्ट हियरिंग पे आ जाएगा। अब अगली वाली पे भी नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ जो जिसने केस फाइल करा है वो ही नहीं आ रहा है केस को लड़ने, एक्सप्लेन करने, अपने आर्ग्यूमेंट देने, तो कोर्ट क्या वेट करेगी, क्या कब तक वेट करेगी, एक तारीख हो गई, एक डेट हो गई, दो डेट हो गई, तो कोर्ट उसको डिफॉल्ट में डिसमिस कर देती है प्लेंट को, कि जब प्लेंटिफ ही सीरियस नहीं है तो हम क्यों इस सूट को कंटिन्यू करें। सीधी सी बात है ना, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए। अब क्या होता है कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट हमेशा प्लेंटिफ के नॉन अपीयरेंस की वजह से होता है, इसमें हमेशा प्लेंटिफ का ही डिफॉल्ट होगा जिस वजह से उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। तो अगर प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है तो प्लेंटिफ तो चला चला जाएगा ऑर्डर 9 रूल 4 में, ऑर्डर 9 रूल 4 में जाके अगर उसका प्लांट डिफॉल्ट हो गया है तो ऑर्डर 9 रूल 4 में जाकर वो उसको या तो रेस्टोर कराने के लिए एप्लीकेशन देगा या फिर एक नया फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो भाई अगर इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट को इंक्लूड क्यों नहीं करा गया डिक्री में, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी कोई भी राइट डिसाइड नहीं हो रहे। कैसे नहीं हो रहे, कि भाई अगर उसका डिफॉल्ट में सूट डिसमिस हो गया है तो उसके पास फिर भी राइट है दोबारा सूट फाइल करने का, या तो वो ऑर्डर 9 रूल 4 में उसको रेस्टोर करा लेगा या फिर एक नया सूट फाइल कर देगा सेम कॉज ऑफ एक्शंस पे, कोई उसको मना मना नहीं है, कोई कोई लॉ मना नहीं करता, ठीक है। और अगर डिफेंडेंट की वजह से अगर वो डिसमिस हो गया, सूट एक्स पार्टी हो गया, तो ऑर्डर 9 रूल 13 में जाके वो उसको एक्स पार्टी को रेस्टोर करा लेगा, सेट असाइड करा लेगा एक्स पार्टी ऑर्डर को, है ना। तो वहां पे किसी का भी राइट खत्म नहीं हो रहा, उनके पास फिर भी राइट है दोनों पार्टीज के पास में कि वो उसको आगे फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं एक एक एप्लीकेशन देके। अगर प्लेंटिफ है तो रेस्टोरेशन की देगा एप्लीकेशन वो ऑर्डर 9 रूल 4 में, और अगर डिफेंडेंट है तो ऑर्डर 9 रूल 13 में जाके एक्स पार्टी सेट डिसाइड कराने की एप्लीकेशन दे देगा वो। तो यहाँ पर राइट्स किसी के खत्म नहीं हो रहे, तो इसलिए ऐसे डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का अगर ऑप्शन आता है तो इसकी डिक्री नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइट्स के ऊपर कंक्लूजन नहीं हो रहा, एडजुडिकेशन नहीं हो रहा। क्लियर हो गया सबको, चलिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट कैन बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। चलिए, तो क्या बोलता है कि जो डिक्री है वो या तो प्रिलिमिनरी होगी या फिर फाइनल होगी, या फिर आधी प्रिलिमिनरी होगी और आधी फाइनल होगी। अब ये भी समझने वाली बात है। अच्छा, डिक्री सब लोगों को समझ में आ गई। अब डिक्री में बोला है कि फाइनल एडजुडिकेशन, फाइनल एक्सप्रेशन एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, पार्टीज का राइट डिसाइड हो जाए, और वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री कैसे होगी, लेकिन अभी टाटू सर ने बोला कि भाई जजमेंट जब आता है तो जजमेंट की फिर डिग्री बनती है, तो टाटू सर ये प्रिलिमिनरी डिग्री कैसे हो जाएगी फिर, टाटू सर सोचने वाली बात है ना ये। हाँ सर। सर प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब जो डिक्री का मतलब बेसिकली जैसे सर वो पार्ट में वो होती है ना कि एक तो उसका मतलब एक जस्ट ओवरव्यू टाइप में, तो उसको सर प्रिलिमिनरी डिक्री बोलेंगे। चलिए, आपने काफी ठीक बोला, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए, कुछ कुछ क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बीच में भी कुछ आधे राइट्स बीच में ही डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। आधी हियरिंग हो गई तो आधा उसमें जजमेंट हो गया, आधा ऑर्डर हो गया, या आधे इश्यूज पर ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कुछ, जिसकी वजह से कुछ राइट्स डिसाइड हो गए, है ना। और उसके बाद बाकी के जो बचे हुए राइट्स होंगे वो फाइनल हियरिंग के बाद जो जजमेंट आएगा उसमें डिसाइड हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे होता है, कौन सी सिचुएशंस में होता है, तो जरा सोचिए। अगर मान लीजिए कोई पार्टीशन का सूट है,
है ना। मान लीजिए एक फादर की डेथ हो गई, उसके बाद 3 उसके बेटे थे, या मान लीजिए 2 बेटे थे और 1 बेटी थी किसी डिकीस्ट की। ठीक है, अब तीनों ने सूट फाइल कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक। तो अगर जब कोर्ट में ये केस आया तो फैक्ट इन इशू फॉर्म हुए, सेटलमेंट ऑफ इशू होगा, इशू फ्रेम होंगे। अब उसका भी ऑर्डर है, पढ़ेंगे हम आगे कैसे होते हैं वो भी। लेकिन मान लीजिए सेटलमेंट ऑफ इशू हुए, इशू फ्रेम हो गए। उसके बाद पहला ही इशू ये हुआ कि ये जो इसके जो 3 हायर्स हैं, क्या ये लीगल हैं तीनों के तीनों, क्या इन तीनों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और फिर एक फैक्ट इन इशू बनता है कि मान लीजिए अगर मिलनी भी चाहिए तो किस किस को कितनी कितनी मिलनी चाहिए, है ना। तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे कोर्ट में, कोर्ट ये डिसाइड करेगी पहले तो, इस बात पे आर्गुमेंट होंगे कि किस किस को मतलब इनमें से तीनों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो किसको नहीं मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए तो किस किस को मिलनी चाहिए तीनों में से। ठीक है। अब मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि ए, बी और सी है, इनमें से सी को नहीं मिलनी चाहिए, ए और बी को मिलनी चाहिए। तो भाई सी का राइट डिसाइड हो गया बीच में, अभी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल जजमेंट नहीं हुआ, लेकिन सी का राइट डिसाइड हो गया। तो सी के अगेंस्ट डिक्री मिल जाएगी, बन जाएगी, ए और बी को मिल जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री, कि भाई ये तो अब कंफर्म हो गया, इतना तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सी को राइट नहीं है डिकीज की प्रॉपर्टी में से, अपने फादर की प्रॉपर्टी में से, किसी भी वजह से, कोई भी रीजन है, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक। अब क्या होगा, ये हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। तो भाई ए और बी को राइट है कि भाई हाँ आप दोनों को प्रॉपर्टी में से पार्टीशन होना चाहिए। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, ये होगी प्रिलिमिनरी डिक्री। अब फाइनल डिक्री क्या होगी, फाइनल डिक्री वो होगी कि भाई दोनों का राइट डिसाइड हो गया, लेकिन अब दोनों में से किसको कितनी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया,